हेलो पढ़ने वालों, कैसे हो बच्चों। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल अनुराग दे क्लासेस पर। यह है कामयाब बैच का पहली क्लास। कामयाब बैच इज़ द फॉर कामयाबी फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12, क्योंकि आपको पता है बोर्ड एग्ज़ाम आने ही वाले हैं और अभी 10 तारीख को शिक्षा मंत्री जी लाइव आकर बताएंगे कि कब उन्हें एग्ज़ाम लेने हैं। तो लेकिन हमें तैयारी करनी है अपनी कि मार्च में एग्ज़ाम होंगे, इसलिए कामयाब बैच लॉन्च किया गया है फ्री ऑफ कॉस्ट टोटली। जबकि आपको पता है सारे लोग पेड बैच ले रहे हैं, बट हमने शुरू से आज शुरू किया है। इलेक्ट्रोस्टैटिक का पहला चैप्टर कामयाब बैच में आपको बिल्कुल फ्री पढ़ाया जाएगा। 2 या ढाई महीने में कोर्स खत्म कर देंगे। 2 महीने का टारगेट लेके चल रहे हैं, 2.5 महीने तक कोशिश करेंगे। इसके अलावा दोस्तों आप बस इतना सपोर्ट कर सकते हो कि आप सारी वीडियोस को अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें, और अगर आप चाहें तो कामयाब मेंबरशिप ले सकते हैं। जब आप ज्वाइन बटन क्लिक करेंगे चैनल का तो कामयाब मेंबरशिप वहाँ से मिल सकती है। आज मैं शुरू करूँगा इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर का। पहला चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, और ये 1 शॉट में हमें करना है। आज इसके 1 शॉट में 2 पार्ट होंगे, एक पार्ट ये है, एक पार्ट नेक्स्ट कल आ जाएगा। तो शुरू करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायग्राम आप देख रहे होंगे, और ये जो आपको दिखाया गया है यहाँ पर जो आप देख पा रहे हो, ये एक्चुअल में ये चार्ज हैं, ये चार्ज हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये चार्ज होते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज। तो जो आपका सिलेबस है उसके हिसाब से हमने यहाँ पर लिया है। पूरा सिलेबस को हम पूरा कंसीडर कर रहे हैं। आपके सिलेबस को हमने लेकर ये सारे टॉपिक कंसीडर कर रहे हैं। मतलब जो रिड्यूस सिलेबस है वही सिलेबस आपको वीडियो में देखने को मिलेगा, जो भी रिड्यूस सिलेबस सीबीएसई ने दिया है इस साल। तो दोस्तों शुरू करते हैं विदाउट टाइम वेस्टिंग। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आप किसी बच्चे से पूछोगे, चाहे वो बच्चा 10th भी कर लिया, उसने 12th कर लिया, उससे आप पूछोगे व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज, तो ज़्यादातर बच्चे अटक जाते हैं इसको बताने में। इलेक्ट्रिक चार्ज वो बता नहीं पाते हैं। सो चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर ड्यू टू विच इट प्रोड्यूसेस एंड एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक इफेक्ट्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक इज द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एट रेस्ट। ये भी क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज द स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट and electric charge is the property of a matter by which it experiences electric and magnetic properties। इसके अलावा आप ये भी कह सकते हो कि इलेक्ट्रिक चार्ज इज द एक्सिस और लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि इलेक्ट्रिक चार्ज जनरेट कब होता है, जब आप या तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा दे दो किसी को या कम। फॉर एग्जाम्पल सोडियम क्लोराइड की बात करते हैं। अभी सोडियम क्लोराइड एक मॉलिक्यूल के रूप में है, अभी इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, लेकिन जब इसको आप डिसोशिएट कर दोगे, पानी में घोल दोगे, तो सोडियम पर आ जाएगा प्लस चार्ज और क्लोरीन पर आ जाएगा माइनस चार्ज। तो दोस्तों ये क्लियर हो चुका है। इलेक्ट्रोस्टैटिक का पहला सबक मैं आपको सिखा रहा हूं। बेसिक सीखोगे, आगे बढ़ोगे सीधा, तो बेसिक आपका छूट जाएगा और आप बड़ी सफलता प्राप्त नहीं कर पाओगे। सो चार्ज इज अ प्रॉपर्टी ऑफ ए सब्सटेंस बाय विच इट पोजेसेस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। अगर आप ये भूल जाओ तो बता देना, इलेक्ट्रिक चार्ज इज द लैक और एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन अ सब्सटेंस। और चार्ज को डिनोट किया जाता है या तो कैपिटल क्यू से या स्मॉल क्यू से, और इसकी वैल्यू होती है n इंटू ई, वेयर n इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड e इज द चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। e को एलिमेंट्री चार्ज भी कहा जाता है। लकीली मेरी चार्ज की वीडियोज ऑलरेडी अवेलेबल हैं। मैंने शुरू किया था पढ़ाना और इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ा दिया था, बट समहाउ ड्यू टू सम टेक्निकल एरर्स और बहुत सारी प्रॉब्लम्स, तो मैंने फिर वो बीच में रुक गया। और अब हमने कामयाब बैच शुरू किया है। कामयाब बैच आप जरूर पूरा करें। मैं 2-2.5 महीने में आपका पूरा कोर्स खत्म करूंगा फ्री में। बाद में हम कोर्स लॉन्च करेंगे, एक स्मार्ट कोर्स जो कि क्रैश कोर्स होगा, बहुत छोटा कोर्स होगा। वो क्रैश कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं, वो बोर्ड के टाइम पर मैं करूंगा। फिलहाल मैं एक बार आपका पूरा कोर्स खत्म करवा देता हूं। तो दोस्तों चार्ज की जो सिंबल होता है वो या तो Q होता है, और इसका वैल्यू होती है NE। N होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और E होता है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेकिन आपको पता है इलेक्ट्रॉन के चार्ज को हम लिखते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और चार्ज की यूनिट होती है कूलम। तो COLOUMB या C लिख सकते हैं इसको। कूलम इज द यूनिट ऑफ चार्ज, ये आप ध्यान रखें। कूलम एक साइंटिस्ट थे, ये बहुत डिटेल लेक्चर में डाल चुका हूँ ऑलरेडी, आप इसको देख सकते हो मेरे इसी चैनल पर। आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा पूरा डिटेल लेक्चर। तो अभी तो ये चूंकि बैच बोर्ड स्पेशल बैच है, इसमें वो टॉपिक मैं यहाँ पर कवर कर रहा हूँ जो आपके बोर्ड में आने वाले हैं। अब बात करते हैं कूलम्स लॉ क्या होता है। देखिए कूलम जो साइंटिस्ट थे, बहुत ही ज़्यादा मतलब इंटेलिजेंट कह सकते हैं उनको। उन्होंने सोचा कि उनसे पहले ग्रेविटेशनल लॉ लॉन्च हो चुका था, और अगर आप दोनों को कंपेयर करोगे तो कूलम्स लॉ और ग्रेविटेशन लॉ एक जैसे लगते हैं। तो यहाँ पर जो चार्ज है मान लो Q1 है, और यहाँ पर चार्ज क्या है Q2। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको समझना पड़ेगा कि जो कूलम्स लॉ है ये पॉइंट चार्ज के लिए है। सिर्फ पॉइंट चार्ज वो होते हैं जो बहुत छोटे चार्ज होते हैं, जिनका रेडियस बहुत ज़्यादा हो, बहुत छोटा हो इन कंपेरिजन ऑफ देयर क्या मैग्नीट्यूड। तो ये 2 पॉइंट चार्ज लिए मैंने Q1 Q2, और इनके बीच की डिस्टेंस सेंटर टू सेंटर, ये आप ध्यान रखें R।
तो ये लो कहता है कि इनके बीच में जो फोर्स लगेगा दैट मे बी ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन। उसका फंडा ये है कि दोनों चार्ज अगर प्लस प्लस हुए तो रिपल्शन, दोनों माइनस माइनस हुए तो रिपल्शन, एक प्लस हुआ एक माइनस हुआ या वाइस वर्सा तो इनके बीच में अट्रैक्शन लगेगा। लाइक बिल्कुल समझ जाओ। तो F जो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है दोनों चार्ज के प्रोडक्ट के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है उनके बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के। और आपको पता है फिजिक्स का लॉ है कि जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं, अरे पढ़ने वालों, तो क्या लगाते हैं, तो लगाते हैं कांस्टेंट के और वो हो जाता है यहां पर Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इससे क्रिस्पी वीडियो इलेक्ट्रोस्टैटिक की पूरे यूट्यूब पर नहीं है, मैं आपसे वादा करता हूं इस बात का। और भाई इसके जो कांस्टेंट को हटाते हैं इसकी वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट की पूरी कहानी आप मेरी दूसरी वीडियो में देख सकते हो, बहुत डिटेल वीडियो है। फिलहाल मैं आपको बताता हूं, ये फॉर्मूला बन जाता है Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। F इजिकल टू, अब ये पूरा कांस्टेंट एयर के लिए है, मतलब हम ये मान रहे हैं कि ये जो चार्ज रखे हैं एयर में रखे हुए हैं, यानी कि वैक्यूम में रखे हुए हैं। वैसे तो आप सोचोगे एयर और वैक्यूम दोनों एक दूसरे के अपोजिट वर्ड्स हैं, लेकिन फिजिक्स में इनको सेम माना जाता है। मतलब फिजिक्स में इनके सारे कांस्टेंट की वैल्यू क्या है, सेम वैल्यू है। अरे पढ़ने वालों, फिजिक्स में एयर और वैक्यूम के कांस्टेंट की वैल्यू सेम है। इसके अलावा मैं आपको ये बता दूं, जो एप्सिलॉन नॉट होता है इसको बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और इसकी वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब बहुत से बच्चे पूछते हैं भैया यूनिट कैसे निकालें। यार इससे आसान क्वेश्चन मत पूछो, बस देखो भाई F इजिकल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये तो सबको ही पता होगा कि कूलम्स लॉ का वैल्यू होती है। तो भाई इसमें से एप्सिलॉन नॉट निकाल लो, तो इसके नीचे 1 रख के क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। अच्छा जब तुम क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा आपके पास, F × 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर इजिकल टू Q1 Q2। मल्टीप्लाई कर दिया तुमने, एप्सिलॉन नॉट को इधर निकाल लो, Q1 Q2 अपॉन F × 4 पाई R स्क्वायर। यार 4 पाई तो बेचारा अनाथ है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती, इसका कोई माँ बाप नहीं है, इसका कोई माई बाप नहीं है। तो भाई एप्सिलॉन नॉट की यूनिट किससे बनेगी, Q1 Q2 कूलम। फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन। इनकी कोई यूनिट नहीं R स्क्वायर की, मीटर स्क्वायर। तो यूनिट क्या बनी, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब बहुत से बच्चे इसको भी याद करते हैं। अरे पढ़ने वालों, यूनिट को याद मत करो, इनको समझो यार। आज लेक्चर 7 बजे आना था, थोड़ा लेट हो गया, सॉरी, कुछ दिक्कत आ गई थी। तो भाई ये यूनिट निकालने का तरीका है। अच्छा डायमेंशन भी आप इससे निकाल सकते हो, डायमेंशन निकालने का तरीका भी बता देता हूं मैं आपको। चार्ज की डायमेंशन होती है, अनुराग त्यागी, 80 चार्ज की डायमेंशन होती है 80, तो 80 का स्क्वायर कर देना। और न्यूटन की होती है m में, तो mLT-2 मीटर स्क्वायर की L स्क्वायर। तो देखो कितना फास्ट तुम्हारे भाई ने निकाल दी यूनिट और डायमेंशन। तो a स्क्वायर T स्क्वायर, तो भाई देखो ये T जाएगा ऊपर, प्लस हो जाएगा तो T की पावर 4 हो जाएगी, तो 2 और जोड़ दो, m जाएगा ऊपर -1 हो जाएगा, L ऊपर जाएगा -1 हो जाएगा। बस इसको सोल्व कर लो तो आपकी डायमेंशन यहाँ पर किसकी आ गई, एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन भी फाइंड कर दी हमने फटाफट। तो इतनी इजीली आप डायमेंशन फाइंड कर सकते हो। तो कूलम्स लॉ यहाँ पर आपका पूरा एक्सप्लेन हो चुका है। फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है एसआई में, तो फोर्स की यूनिट न्यूटन ही रखनी है आपको। अच्छा चार्ज की कुछ प्रॉपर्टी है। चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी होता है, सबको पता है। चार्ज इज ए क्वांटिटी क्वांटाइज्ड, मतलब चार्ज जो है क्वांटाइज्ड। इस पर बहुत क्वेश्चन आते हैं। चार्ज क्वांटाइज का मतलब है कि चार्ज, किसी भी चीज का जो चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज का इंटीजर मल्टीपल होगा। मतलब n की वैल्यू प्लस माइनस इंटीजर होगी, कुछ भी, चाहे तो पॉजिटिव इंटीजर हो या निगेटिव इंटीजर हो। मतलब कोई ये नहीं कह सकता मेरे पास 3/2 इलेक्ट्रॉन चार्ज है, ऐसा कोई नहीं कह सकता। कोई ये कह सकता है मेरे पास 3 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज है, कोई कह सकता है मेरे पास -3 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज है। कोई भी दुनिया में ये नहीं कह सकता कि मेरे पास जो चार्ज है वो फ्रैक्शन में है। चार्ज फ्रैक्शन में नहीं हो सकता, इसी को क्वांटाइज्ड ऑफ चार्ज कहते हैं। बहुत फास्ट लेक्चर मिल रहे हैं आपको। पूरा चैप्टर अगर रिवाइज करना हो फटाफट 1 शॉट वीडियो देख लीजिए। अच्छा इसके बाद क्या है, चार्ज इज कंजर्व्ड, मतलब किसी भी चीज का जो चार्ज होता है वो कंजर्व्ड रहता है। चार्ज कांट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। जब भूल जाओ कंजर्वेशन लॉ बताना हो तो ये बना दो। भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, हे अर्जुन तुम किससे डरते हो, ना तुम्हें कोई मार सकता है ना पैदा कर सकता है, आत्मा ना मरती है ना पैदा होती है। तो इसी को कॉपी करके, चार्ज कांट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट चेंज फ्रॉम वन टू अनदर। चार्ज अपनी फॉर्म चेंज करता रहता है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हो गया। अच्छा चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्लास 11th में आप पढ़ चुके हो। मतलब अगर आप धरती से आसमान में पहुंच जाओ या आप मार्स से चले जाओ किसी और प्लेनेट के ऊपर, तो चार्ज उतना ही रहेगा। चार्ज की वैल्यू चेंज नहीं होती है, चार्ज की वैल्यू चेंज नहीं होती है। अरे पढ़ने वालों, फ्रेम ऑफ रेफरेंस को बहुत से बच्चे समझ नहीं पाते हैं। फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब है माहौल, आप रह कहाँ रहे हो। जैसे आपके गाँव में हो आप, तो आप गांव में क्या है, कुर्ता पजामा पहन के घूम रहे हो या ऐसी नॉर्मल कपड़ों में घूम रहे हो, गांव में कोई इतना ध्यान नहीं देता।
शहर में आप थोड़ा बन ठन के जाते हो तो आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज हुआ तो आपके कपड़े चेंज हो गए, लेकिन चार्ज के साथ ऐसा नहीं होता। चार्ज भाई फ्रेम ऑफ रेफरेंस बदलने पर भी सेम रहता है, चार्ज की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता। मतलब चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्लियर, समझ में आया? नेक्स्ट पॉइंट है व्हेन चार्ज इज एक्सीलरेटेड इट रेडिएट्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। मतलब अगर आप किसी चार्ज को एक्सीलरेट करोगे तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फॉर्म में एनर्जी रेडिएट करेगा। इसको समझिए, देखिए ये एक चार्ज है और इसका नाम है पप्पू चार्ज। क्या नाम है इसका? पप्पू चार्ज। 12th के बच्चे इस वीडियो को जरूर देखें, और अगर आप 12th के नहीं हो, आप किसी और क्लास के बच्चे और ये वीडियो देख पा रहे हो, तो आप जो है इस वीडियो को जरूर शेयर करें। तो यहां पर पप्पू चार्ज की वेलोसिटी मान लो कितनी है? 0। तो इसके अंदर से कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं निकलेगी। लेकिन अगर इसकी वेलोसिटी 0 नहीं है और ये एक्सीलरेटेड हो गया है तो समझ लो इसके अंदर से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकलना शुरू हो जाएंगी। यानी कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है जब वो स्टेशनरी होता है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है, लेकिन जैसे इलेक्ट्रिक चार्ज मोशन में आ जाता है, जैसे इलेक्ट्रिक चार्ज चलने लगता है तो वो भाई एक नया फील्ड पैदा करता है और उस फील्ड का नाम क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। तो एक्सीलरेटेड चार्ज इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक दोनों फील्ड पैदा करता है। स्टेशनरी चार्ज केवल इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करता है और एक्सीलरेटेड चार्ज मैग्नेटिक फील्ड इन एडिशन पैदा करता है। मतलब इलेक्ट्रिक तो रहेगा ही और मैग्नेटिक और ज़्यादा हो जाएगा, तो हम बोलेंगे EM वेव। EM वेव का मतलब ये चार्ज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड दोनों पैदा करेगा। क्लियर, समझ में आया? अच्छा, कूलम्ब्स लॉ आपकी समझ में आ गया है, कूलम्ब्स लॉ आपको क्लियर हो गया है। कूलम्ब्स लॉ पर न्यूमेरिकल आते हैं, ध्यान रखिएगा बोर्ड में इस तरह के न्यूमेरिकल आते हैं कि 2 चार्ज रखे हैं, एक 9 माइक्रो कूलम का है, एक 6 माइक्रो कूलम का है। उनके बीच में डिस्टेंस 2 मीटर दे रखी है या 1 मीटर। उनके बीच में एक थर्ड चार्ज कहाँ रखें? कुछ भी वैल्यू दे देंगे C, सो दैट इट एक्सपीरियंस नो फोर्स। तो इनको इक्विलिब्रियम कहते हैं, इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस। इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस क्या बोलते हैं इनको? इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस। तो इसका फंडा ये होता है कि आप इस डिस्टेंस को x मान लो। अगर आपने डिस्टेंस x मान ली तो कितनी बनेगी फिर? 2 - x। अब आप क्या करो, इस चार्ज के ऊपर इन दोनों का फोर्स निकालो और इन दोनों का फोर्स निकालो। मतलब आप इन दोनों के बीच का फोर्स कैलकुलेट करो, इन दोनों के बीच का फोर्स कैलकुलेट करो और दोनों को इक्वल कर दो। तो क्या आएगा देखो, इन दोनों के बीच का फोर्स होगा K, मतलब 1/4πε0, समझ गए होंगे। Q1 9 माइक्रो कूलम, 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई कर दो, कूलम बन गया। Q2 C कूलम अपॉन ये क्या मान रखा आपने? X = K। अब इन दोनों के बीच का फोर्स निकाल रहे हैं तो K Q1 क्या लेंगे इस बार? C। Q2 क्या लेंगे? 6। इसको माइक्रो कूलम को कूलम बनाओ, ये एक परंपरा है, हालांकि फर्क कुछ नहीं पड़ना है, कट तो जाना ही है इसको। ये देखो ये कैंसिल हो गए, 10⁻6 से 10⁻6, C से C कैंसिल हुआ, काटने में मजा आता है ना, K से K कैंसिल हुआ। अब क्या बचा तुम्हारे पास? तुम्हारे पास बचा 9/x² = 6/2 - x का होल स्क्वायर। 3 × 9, 3 दूनी 6, 3 × 3 = 9, 3 × 2 = 6 अंग्रेजों के लिए। तो भाई देखो, मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि ये क्वेश्चन यहां पर आने के बाद ज्यादातर बच्चे गलती करते हैं। कैसे करते हैं गलती, वो बता देता हूं। वो बच्चे क्या करते हैं, इसका होल स्क्वायर खोल देते हैं और मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर ये क्वाड्रेटिक बन जाएगी और इसको सोल्व करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आपको मेरे बच्चों होल स्क्वायर नहीं खोलना है, आपको एक सिंपल सा काम करना है। आपको 3 जो है उसको लिखना है √3 और जो x² है वो ऐसे ही उसको स्क्वायर लिख दो बस। ऐसे ही आपको जो 2 है इसको √2 लिखना है और नीचे तो पहले से ही होल स्क्वायर वाली क्वांटिटी तो होल स्क्वायर लगा दो। अच्छा, दोनों साइड का अंडर लोगे तो ये कट जाएगा। इतने ईमानदार मत बनना कि यहाँ लिखने लोगों टेकिंग अंडर रूट है, पेपर छूट जाएगा, ज़्यादा ईमानदार मत बनना। तो √3/x = √2/2 - x। क्लियर, समझ में आया? तो यार क्या बचा? 2√3 ये आ गया, -√3x आ गया, =√2x आ गया। तो भाई इसको उधर ले जाओ तो x कॉमन आएगा तो क्या बचेगा? √2 + √3 = 2√3। तो भाई x कितना आया तुम लोगों का? 2√3। अरे पढ़ लो यार, क्या मतलब इतना आसान पढ़ा रहा है तुम्हारा भाई, यार हद होगी। वीडियो लाइक नहीं कर सकते क्या? √3 की वैल्यू होती है 1.732, √2 की वैल्यू होती है 1.41। वैल्यू रख के आंसर निकाल दो, यहाँ भी छोड़ सकते हो, पूरे नंबर मिलेंगे। x की वैल्यू आ गई तो भाई ये x की वैल्यू आ गई। इधर से पूछेगा A चार्ज B चार्ज, ये ध्यान रखना। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में कई बार कहता है इधर से बताओ, कई बार कहता है इधर से बताओ। तो बस ये ध्यान रखना आप कि वो कहाँ से पूछ रहा है आपसे। कई बार क्या होता है, गलती हो जाती है कि इधर से पूछ लेता है। मान लो आपने आंसर इधर से निकाल दिया, उसने पूछा है B से, तो आपका ऑप्शन गलत हो गया और आपके मार्क्स कट गए MCQ में। तो बस MCQ में ध्यान रखना और कहीं खतरा नहीं है। क्लियर, समझ में आया? अच्छा, इलेक्ट्रिक मीडियम में ये तो अलग अलग मीडियम का बता रखा है कि अगर आपने किसी और मीडियम में रख दिया चार्ज को तो जो नया फोर्स होता है F मीडियम, वो पहले फोर्स का जो कि आपके उसमें था वैक्यूम में अपॉन रिलेटिव परमेबिलिटी से डिवाइड करना पड़ता है आपको।
ये फॉर्मूला, और ये किसके बराबर होता है, F/K के भी बराबर होता है। तो देख लो आप, जो फोर्स होता है, अगर आप दूसरा मीडियम चेंज करोगे तो मीडियम का जो फोर्स होगा वो पहले फोर्स वैक्यूम अपॉन K उस मीडियम का कांस्टेंट से डिवाइड कर दो या उस मीडियम की रिलेटिव परमेबिलिटी से कर दो। अच्छा भाई एक बात और सुनो, जो हमारी वैक्यूम होता है उसके लिए रिलेटिव परमेबिलिटी 1 मानते हैं, वैक्यूम के लिए, एयर के लिए रिलेटिव परमेबिलिटी को 1 माना जाता है। तो ये मैंने थोड़ा सा लिख लिया था ऐसे ही, तो ये आप ध्यान रखिए। वैसे फिजिक्स में मैं आपको बता दूं, अगर कोई टीचर पूरा पहले से लिख रखा है बोर्ड पर, उसको बस एक्सप्लेन कर रहा है तो वो समझ लो भाई गड़बड़ है। ऐसे टीचर, मैं कुछ टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि टीचर्स को बोर्ड पे ही पढ़ाना चाहिए ताकि बच्चों को समझ में आए। ऐसा नहीं कि आप पूरा बोर्ड पर पहले से लिख लो और फिर उसको एक्सप्लेन करो, ये मैं हमेशा कहता रहता हूँ। नेक्स्ट, हाँ डेफिनेशन वगैरह लिखी जा सकती है, जैसे मैंने लिखी है, कूलम्स फोर्स एक्ट्स अलोंग द स्ट्रेट लाइन। कूलम फोर्स की डेफिनेशन पूछ सकते हैं आपसे, उसकी प्रॉपर्टी पूछ सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, कूलम फोर्स दोनों चार्ज को जोड़ने वाली लाइन के लॉन्ग काम करता है। अच्छा, कूलम फोर्स अट्रैक्टिव रिपल्सिव दोनों हो सकता है। कूलम फोर्स मीडियम पर डिपेंड करता है, ग्रेविटेशनल फोर्स की तरह नहीं होता। ग्रेविटेशनल फोर्स मीडियम पे डिपेंड नहीं करता, चाहे आप यहाँ पानी में हो, धरती पर हो, हवा में हो, तूफान में हो, ऊपर चढ़ जाओ, चांद पे चले जाओ, सीढ़ी पे चढ़ जाओ, भाई उस पर फर्क नहीं पड़ता, ग्रेविटेशनल फोर्स उतना ही रहता है। लेकिन मीडियम चेंज होने पर कूलम फोर्स की सेहत पर बहुत असर पड़ता है। और कूलम फोर्स जो होता है वो सेंट्रल होता है, स्फेरिकली सिमेट्रिकल होता है, फॉलोज इनवर्स स्क्वायर लॉ का मतलब ये है कि इनवर्स स्क्वायर लॉ कहता है कि जो फोर्स होता है वो डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मैं तेज इसलिए पढ़ा रहा हूं ताकि तुम्हारा टाइम वेस्ट ना हो। तुम्हें पता है तुम्हारे पास टाइम नहीं बचा, पढ़ने का टाइम कम है, आजकल मोटिवेशनल वीडियो ज्यादा आ रही है, पढ़ाई की वीडियो कम आ रही है, तो भाई पढ़ लो फटाफट। F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r² है। मोटिवेशन भी तभी काम करेगा जब दिमाग में कुछ होगा। आप बहुत मोटिवेटेड हो गए, दिमाग खाली पड़ा है, एग्जाम में गए कुछ लिख नहीं पाए, घर पे आए क्या लिख के आया, पापा बहुत मोटिवेटेड था मैं। अरे पेपर कैसा हुआ, पापा बहुत मोटिवेटेड था मैं। अरे रिजल्ट कब आएगा, पापा बहुत मोटिवेटेड था मैं। रिजल्ट आया, नंबर नहीं आया, पापा ने जूता निकाल के दिया, मार गया। ऐसे करोगे तो मोटिवेशन जरूरी है, लेकिन सच बात ये, मोटिवेशनल वीडियो देख के कभी नहीं आता। मोटिवेशन भाई काम करने से आता है। जब आप काम करोगे, मेहनत करोगे, मोटिवेशन खुद ही आ जाएगा आपके अंदर, ये मेरा मानना है। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है, यहां पर लिखा हुआ है, ये मैं कुछ पढ़ूंगा नहीं, ये आपके लिए, ये नोट्स आपको मिल जाएंगे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल एक्चुअल में जब दो चार्ज रखे हो तो ठीक है, कूलम्स लॉ काम करेगा, और कूलम्स लॉ होगा F = 1/4πε0Q/r²। लेकिन अगर एक चार्ज को बहुत सारे चार्ज घेर कर खड़े हों तो वहां पर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल काम करता है। मैं आपको समझाता हूं। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, व्हाट इज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल? देखो दोस्तों, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल नॉट ओनली इलेक्ट्रिक चार्ज, ये बहुत जगह होता है। मतलब जरूरी नहीं कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल इलेक्ट्रिक में ही हो, ये साउंड में भी होता है, ये कहीं कहीं जगह आता रहता है। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कोई ठिकाना नहीं, ये कहीं भी आ सकता है, किधर भी आ सकता है। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ये कहता है कि देखो, अगर यहाँ पर एक चार्ज रखा है Q, ये चार्ज रखा है Q, ठीक है, और ये ओरिजिन ले लेते हैं हम ऐसे, ये Q चार्ज रखा है, इसको घेर कर बहुत सारे चार्ज यहाँ बैठे हैं, Q1, Q2, हम Q3 और ये Qn। इसकी डिस्टेंस यहाँ से अलग है, इसकी डिस्टेंस अलग है, इसकी डिस्टेंस अलग है, इसकी डिस्टेंस अलग है। इनकी डिस्टेंस का नाम भी रख लेते हैं। मान लो इसकी डिस्टेंस यहाँ से कितनी है, R1, इसकी डिस्टेंस कितनी है, R2, इसकी डिस्टेंस कितनी है, R3, इसकी डिस्टेंस कितनी है, Rn। तो फिर इस वाले चार्ज पर ये सारे फोर्स लगाएंगे। अगर हम इनका साइन ना लें, मान लो ये सारे पॉजिटिव के हैं और ये सारे निगेटिव के हैं, ऐसे मान लेते हैं, तो ये सब इसको अट्रैक्ट करेंगे, ये इसको अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, ये इसको अट्रैक्ट करेगा, ये इसको अट्रैक्ट करेगा, ये इसको अट्रैक्ट करेगा। तो अगर आप इन सबका फोर्स निकाल लेते हो तो इन सबका फोर्स जो होगा वो इस पर लगने वाले अलग अलग फोर्स के एल्जेब्रिक सम के इक्वल होगा। यही है हमारा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। यही क्या है हमारा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल स्टेट्स दैट द नेट फोर्स वर्किंग ऑन अ चार्ज will be equal to the algebraic sum of net forces working on the charge, will be equal to the net force working on the charge। जो चार्ज पर नेट फोर्स लगेगा उसके इक्वल होगा नेट लगने वाला फोर्स। यही हमारा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहता है। तो ये हमें सीखना है और इसको हम अभी देखेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। आपको मैं एक बार अपनी स्लाइड दिखा देता हूँ पीछे वाली, कि उसमें क्या लिखा हुआ था वो आप देख लीजिए एक बार, उस स्लाइड में क्या लिखा हुआ है, इसको पढ़ लीजिए और फिर मैं आपको बताऊंगा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या होता है। एक बार पढ़ लो, नज़र मार लो इसके ऊपर, व्हाट इज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, फटाफट नज़र मार लीजिए इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है। फोर्स ऑन ए पॉइंट चार्ज इज इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ फोर्सेज एक्सर्टेड सेपरेटली बाय अदर इंडिविजुअल चार्जेस।
बाय अदर इंडिविजुअल चार्जेस। ये लिखा हुआ है ना, क्या लिखा हुआ है, पढ़ लिया आप लोगों ने, जल्दी पढ़ लो फटाफट। द नेट फोर्स वर्किंग ऑन द will be equal to the algebraic sum of the charge. Coulomb's force between two charges does not change in the presence of other charges. मतलब अगर दो चार्ज के बीच का जो फोर्स है उसके अगर आसपास दूसरे आप चार्ज ले आते हो तो उनकी वजह से कोई फर्क नहीं पड़ता कूलम फोर्स के ऊपर। कूलम फोर्स उतना ही रहता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसके ऊपर और उसकी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। क्लियर हुआ। और थर्ड पॉइंट यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज कंजर्वेटिव, वर्क डन ऑन ए पॉइंट चार्ज इज क्लोज्ड पाथ अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं, आपसे कोई एग्जांपल पूछ सकता है कंजर्वेटिव फोर्स का एग्जांपल दो, तो आप ये एग्जांपल दे सकते हो। कंजर्वेटिव फोर्स का बहुत बढ़िया एग्जांपल है। अब मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ कि क्या होते हैं हमारे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। इस डायग्राम पर वापस आते हैं। इसको मैंने 1 लिखा था, इसको Q नोट लिखा है, तो F1 नोट, F1 नोट का मतलब है 1 और 0 के बीच का फोर्स, वो कितना होगा, K Q1 Q नोट अपॉन R1 स्क्वायर। ऐसे ही F2 नोट, इसका मतलब क्या होगा, K Q2 Q नोट अपॉन R2 स्क्वायर। ऐसे ही F3 नोट, ये थर्ड चार्ज है, ये कितना होगा, K Q3 Q नोट अपॉन R3 स्क्वायर डैश डैश डैश। अब आप निकाल दो Fn नोट, तो क्या होगा, K Qn Q0 अपॉन Rn स्क्वायर। तो अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, दोबारा देख लीजिए, F1 जो होगा, F डैश जो नेट होगा वो होगा F12 प्लस F13 प्लस F1n, यही यहाँ पर लिखना है हमें। तो जब इसको ऐड करेंगे तो ऐड करके K कांस्टेंट आएगा, Q नोट कांस्टेंट आएगा, अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा Q1 अपॉन R1 स्क्वायर प्लस Q2 अपॉन R2 स्क्वायर डैश डैश डैश, लास्ट में क्या आएगा, Qn अपॉन Rn स्क्वायर। चूंकि वेक्टर क्वांटिटी होता है तो हम लिख सकते हैं इसको F इज इक्वल टू F नेट लिख सकते हो आप यहाँ पर, वो क्या आएगा, F नेट। F नेट को आप लिख सकते हो, चूंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है तो आप लिख सकते हो F10 स्क्वायर, सॉरी F10 प्लस F20 डैश 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 डैश, लास्ट में आप लिखोगे Fn0। दिस इज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। हैंस प्रूव दैट सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ये बात करता है कि अगर बहुत सारे चार्ज से घिरा हुआ एक चार्ज रखा हो तो उस पर लगने वाला जो नेट फोर्स होता है वो उन सारे चार्ज के द्वारा लगाए गए फोर्स के सम के इक्वल होता है। दिस इज अवर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो अब ये क्लियर हो गया होगा सबको। अब आगे चलते हैं। अब आते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही बात है, इससे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब होता है फोर्स एक्टिंग पर यूनिट चार्ज, पर यूनिट चार्ज या टेस्ट चार्ज। यहां पर Q नोट को टेस्ट चार्ज मानते हैं। Q नोट हमारा क्या है, टेस्ट चार्ज। व्हाट इज Q नोट, टेस्ट चार्ज। अगर आप देखिए इसको समझने के लिए मैं तुम लोगों को एक एग्जांपल देता हूं जबरदस्त तरीके से। मान लो एक चार्ज रखा है Q और हमें पता लगाना है इस चार्ज का कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड ये चार्ज जनरेट कर रहा है। दिस वी हैव टू फाइंड। अगर आपको किसी चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना हो तो कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। मैंने एक लाइट बंद करी है, चमक ज़्यादा आ रही थी। हाउ कैन वी फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सिंगल चार्ज। ये Q चार्ज है, इसके आसपास कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है इसका, उसको आप समझ सकते हो जैसे गुंडे का इलाका होता है, उसी को आप इलेक्ट्रिक फील्ड मान सकते हो। तो आपको किसी गुंडे का इलाका चेक करना हो तो आपको एक शरीफ आदमी को भेजना पड़ेगा, और वो शरीफ आदमी कौन है, Q नोट। और डिस्टेंस जहां पर इसने पहली बार इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट फील किया वो डिस्टेंस मान लो कितनी है, R। चूंकि जब ये शरीफ आदमी यहाँ से आ रहा था इस सड़क से, तो हमने इससे पूछा A पॉइंट पर क्या आपको कोई इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट फील हुआ, इसने कहा नहीं हुआ। फिर हमने यहाँ पर पूछा B पर, इसने कहा नहीं हुआ। C पर नहीं हुआ, D पर हुआ, D पर हुआ। इसका मतलब D के बाद इस बंदे का इलाका शुरू हो गया है, इस बंदे का इलाका शुरू हो गया। तो जिस तरह किसी गुंडे का इलाका चेक करने के लिए आपको एक शरीफ आदमी को भेजना पड़ेगा, उसी तरह किसी चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड पता लगाने के लिए उसके पास बहुत छोटा चार्ज भेजना पड़ता है। उसका रीजन क्या है कि अगर आप उसके पास बड़े चार्ज भेजोगे तो क्या होगा, बड़े चार्ज भेजने से उसका खुद का भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो आपको पता नहीं चल पाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड बड़े चार्ज का है या इस चार्ज का है। तो जब भी आप किसी बड़े चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड देखना चाहोगे तो आपको उसके पास एक छोटा चार्ज भेजना पड़ेगा, ताकि जब आप छोटा चार्ज भेजोगे तो उससे फायदा होगा कि आपको उसका एग्जैक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड पता चल जाएगा। क्लियर। तो देखो R डिस्टेंस पर इसने पहली बार इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंस किया। इस डिस्टेंस पर इनके बीच का फोर्स बिटवीन
Q एंड Q नॉट। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, वाई डू वी टेक चेस्ट चार्ज ए स्मॉल चार्ज। बहुत कम बच्चे इसका आंसर दे पाते हैं। स्मॉल चार्ज लेते हैं टेस्ट चार्ज को, ये टेस्ट चार्ज है, टेस्ट चार्ज मैंने आपको बता दिया। टेस्ट चार्ज स्मॉल लेने का रीजन दोस्तों ये है कि अगर आप इस टेस्ट चार्ज को बड़ा लोगे तो उसका भी अपना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और वो उसके इलेक्ट्रिक फील्ड को इंटरफेयर करेगा और हमें पता नहीं चलेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड हम किसका पता लगा रहे हैं, इसका या इसका। तो हमने इसको यूनिट चार्ज लिया, बहुत छोटा चार्ज लिया, पॉइंट चार्ज लिया, ताकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी आए उसका आए। तो इनके बीच का फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट अपॉन R स्क्वायर। ये देखिए, और इसकी यूनिट क्या होगी, न्यूटन। अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड। सो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q, उस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला होगा वो होगा इनके बीच का फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज से डिवाइड कर दो बस, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है तो यहां पर वेक्टर लगाएंगे हम। ठीक है, F कितना आया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट अपॉन R स्क्वायर। नीचे Q नॉट है, Q नॉट से Q नॉट डिवाइड, तो क्या बचा हमारा, E इजिकल टू क्या आया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। ये देखिए, ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट, और इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट होगी न्यूटन पर कूलम। न्यूटन पर कूलम क्यों, इस फॉर्मूले से कभी यूनिट पता नहीं चलेगी आपको, मैंने आपको बताया था ये फॉर्मूला E इजिकल टू F अपॉन Q नॉट। तो इसमें देखो न्यूटन यूनिट होती है N की और Q नॉट होती है कूलम, तो यूनिट क्या बनी, न्यूटन पर कूलम। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की कुछ प्रॉपर्टी हमारे सामने है। पहली, अगर आपको लिमिट की फॉर्म में लिखना है इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, तो यहाँ पर लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड इजिकल टू लिमिट Q टेंड्स टू 0। ये देखो, मैंने कहा था Q को आपको बहुत छोटा लेना है, मतलब Q 0 नहीं है बट 0 के आसपास है। ये देखिए आप ध्यान से, Q टेंड्स टू 0। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इसको Q नॉट लिखा है, मतलब हमने Q नॉट को हमें यहाँ डिफाइन करना पड़ेगा, Q नॉट शुड बी वेरी स्मॉल चार्ज। तो क्लियर हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का फंडा पूरा। इलेक्ट्रिक फील्ड क्लियर हुआ सबको, इलेक्ट्रिक फील्ड क्लियर हो गया होगा सबको। इलेक्ट्रिक फील्ड, ये मैंने आपको इसका डेरिवेशन करवा दिया इलेक्ट्रिक फील्ड का। अब इसके आगे के कॉन्सेप्ट सीखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के आगे कॉन्सेप्ट सीखते हैं, फटाफट सीखते हैं बच्चों। नेक्स्ट टॉपिक, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स की कुछ प्रॉपर्टी होती हैं, और कई बार एग्जाम में इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स की प्रॉपर्टी पूछी जाती है, तो टाइम बचाने के लिए मैंने यहाँ पर टाइप करके रखी है पहले से, मैं एक बार आपको समझा देता हूँ। पहली बात, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इमेजिनरी होती है, मतलब दुनिया में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जैसी कोई चीज़ देखी नहीं है किसी ने, ये इमेजिनरी है, इनका कोई एग्जिस्टेंस आज तक पता नहीं चला। सच बताऊं, इलेक्ट्रॉन को भी किसी ने नहीं देखा, और आपकी क्लास 11th की बुक में पहले ही चैप्टर में पूछा है कि इलेक्ट्रॉन को किसी ने नहीं देखा, तो फिर ये थ्योरी कैसे बनाई गई है। तो ये आप सोच लेना कि इलेक्ट्रॉन को आज तक साइंटिस्ट देख नहीं पाए हैं। और जब भी हम किसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को ऐसे मानते हैं, तो अगर आप उसकी डायरेक्शन देखना चाहोगे तो उसी किसी भी पॉइंट पर आप अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन की डायरेक्शन देखना चाहते हो तो उसी पॉइंट पर आप टेंजेंट ड्रॉ कर दो ऐसे। तो दिस टेंजेंट विल गिव द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एट दैट पॉइंट। दिस टेंजेंट विल गिव द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एट दैट पॉइंट। तो आपको ये पता लगना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए कि किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होती हैं, जो हम बनाते हैं इस तरह, ये जा रही है, वो सब इमेजिनरी है। इस दुनिया में ऐसी कोई चीज़ होती नहीं है, ये हमने अपनी सुविधा के लिए बनाई है, समझाने के लिए। और अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, तो आप बोल देना कि किसी भी डायरेक्शन, अगर किसी भी पॉइंट पर डायरेक्शन देखनी हो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की, चूंकि आर्बिट्रेरी होती है, तो आपको क्या करना है, आपको उस पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर देनी है, एंड दैट टेंजेंट विल गिव द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। दूसरा पॉइंट, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट इक्वल टू नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स पर यूनिट एरिया। मतलब बात सुनिए, बहुत ध्यान सुनिए, मैं आपको समझाना चाहता हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की ताकत का पता कैसे चलेगा, या इलेक्ट्रिक फील्ड की ताकत आपको कैसे पता चलेगा कि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है कम है, ये बहुत सोचने वाली बात है। डायग्राम से कैसे पता चलेगा, तो मैं यहां पर एक डायग्राम बना रहा हूं और आप मुझे बताना कि कहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपको ज्यादा प्रतीत हो रही है। ये देखो, ये डायग्राम फर्स्ट है, ये सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे जा रही हैं इस तरह। अब मैं डायग्राम 2 बना रहा हूं पीले कलर से, एक डायग्राम ये है, ठीक है। तीसरा डायग्राम बना रहा हूं रेड कलर से, सॉरी काटती नहीं है, वो कटी नहीं है, ऐसे दिखे। बताओ, डायग्राम 1, डायग्राम 2, डायग्राम 3, आप बताइए इनमें से डायग्राम 1, डायग्राम 2, डायग्राम 3 कौन सा एरिया, कौन सा इलाका सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रस्तुत कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड E2 है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा है, E3। कमेंट करके बता देना, मैं वेट करूंगा आपके कमेंट्स का। इनमें से कौन सा डायग्राम सबसे खतरनाक इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रेजेंट कर रहा है,
खतरनाक का मतलब है सबसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड कौन से डायग्राम द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है दोस्तों। चूंकि मैंने आपको बताया, ये पॉइंट ध्यान से देख लीजिए, किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का मैग्नीट्यूड पर यूनिट एरिया, जहां पर ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है वहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होता है। तीसरा पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टार्ट करती है पॉजिटिव चार्ज से और निगेटिव चार्ज पर जाकर खत्म हो जाती है, और भाई ये चार्ज के अंदर नहीं घुसती। मतलब अगर ये चार्ज कंडक्टर है हमारा, इसके अंदर से इसके अंदर करंट जा रहा है और इसके आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है, तो इधर पॉजिटिव इधर निगेटिव, तो पॉजिटिव से जाकर निगेटिव खत्म हो जाएंगी, अंदर नहीं घुसेंगी। ये अंदर जाने की हिम्मत नहीं कर सकती। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किसी भी कंडक्टर के अंदर नहीं जाती, इसको भी आप समझ लीजिए, मैं समझाना चाहता हूं आपको। देखो, अगर ये कंडक्टर है, दिस इज अ आयरन बॉल, और इसको हमने चार्ज कर दिया। चार्ज को हम हमेशा ग्रीन से दिखाएंगे, ग्रीन से चार्ज कर दिया हमने इस बॉल को। दिस बॉल इज पॉजिटिवली चार्ज्ड बाय अस, तो क्या होगा, इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेंगी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसके आसपास हम दिखाएंगे पीले कलर से, तो वो भाई इसके अंदर नहीं एंटर करेंगी। अगर आपने इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरह पार करके इसको निकल जाएंगी। आपने क्लास 11 में तो मैग्नेस इफेक्ट पढ़ा होगा, उस टाइप का डायग्राम है, अंदर नहीं घुसेंगी इसके। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन चार्ज के कंडक्टर के अंदर नहीं जाती है। क्यों नहीं जाती है, कमेंट करके बता देना, हिम्मत हो तो, किसी को पता हो तो। लाइन्स स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज एंड डू नॉट एग्जिस्ट इनसाइड अ कंडक्टर। इसका रीजन क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कंडक्टर के अंदर क्यों नहीं जाती, ये मैं आपसे जानना चाहता हूँ। थ्योरी के लेक्चर रिकॉर्डेड आएंगे हर क्लास के। 11th का फतेह बैच 3 लेक्चर रिकॉर्डेड पर वीक, 12th का कामयाब बैच 3 लेक्चर रिकॉर्डेड पर वीक, और दोनों का एक लाइव लेक्चर जिसमें न्यूमेरिकल क्या करेंगे। आज मैं कोई न्यूमेरिकल नहीं करवा रहा हूँ, 3 लेक्चर में थ्योरी चलेगी, उसके बाद चौथे दिन न्यूमेरिकल करेंगे, मजा आएगा, लाइव करेंगे और सारे बच्चे का स्वागत रहेगा। और बस आपसे ये उम्मीद करता हूँ मैं, चूंकि मैं कोई फीस चार्ज नहीं कर रहा हूँ, बार बार ये बात मैं कहना नहीं चाहता, मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ। आप मेरे भगवान जैसे बच्चे हो, प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है हाथ जोड़कर कि आप ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से भी कहें कि कर लें। प्लस आप इस वीडियो को जरूर लाइक और शेयर कर दें अपने दोस्तों में, और जो व्हाट्सएप ग्रुप है आपके वहाँ पर भी आप शेयर कर दें इसको। क्योंकि यार देखो, मैं भी बहुत मेहनत कर रहा हूँ, मुझे भी आप सपोर्ट करिए। ज़्यादा लोग अच्छे पढ़ाएंगे तो और लोगों को भी फायदा होगा, है ना। बहुत से बच्चे कहते हैं भैया फिजिक्स वाला पढ़ा रहे हैं। यार फिजिक्स वाला बहुत हाई लेवल पे चले गए हैं, उन्होंने बहुत मेहनत करी, आई रेस्पेक्ट हिम। वो बहुत बड़े इंसान है यार, मैं उनकी रेस्पेक्ट करता हूँ भाई। शायद वो हो सकता है एज में मुझसे छोटे हों, मैं ये नहीं कहता है बराबर हों, लेकिन वो बहुत बड़े लेवल पर जा चुके हैं। लेकिन एक फिजिक्स वाला सर सारा काम नहीं कर सकते ना, और फिजिक्स वाला भी चाहिए हमें। तो आप सपोर्ट करिए सबको, हम सारे मिलकर आपको पढ़ाना चाहते हैं। ही इज़ अ प्रो लेवल, अभी हमें आपको सपोर्ट करना पड़ेगा, अभी छोटे चैनल है, ठीक है। मैं यही कहना चाहता हूँ आपसे। तो दे आर फिजिक्स वाला इज द इंस्पिरेशन फॉर वेरियस मैनी फिजिक्स टीचर्स। तो आप समझ लीजिए, फिजिक्स वाला बहुत सारे हम जैसे टीचर्स के लिए इंस्पिरेशन है। जितनी मेहनत फिजिक्स वाला सर ने कर दी, अलग पांडे सर ने, उतनी मेहनत करना सबके बस की बात है। आई सैल्यूट हिम, बहुत बड़ी चीज़ है यार। ऐसा टीचर बहुत बहुत मुश्किल से बनता है जब बहुत मेहनत कर लेता है। वो जुनून है उस बंदे के अंदर, मैं समझ सकता हूँ उस बंदे के अंदर जुनून है, उसने एक जुनून के तहत ये काम किया है, और वही जुनून मेरे अंदर भी आप देख लोगे। आप सपोर्ट कर दो बस, ठीक है, सपोर्ट करिए प्लीज। 2 फिजिक्स वाला ज्यादा अच्छे रहेंगे, 1 फिजिक्स वाला अच्छा रहेगा। 2 फिजिक्स वाला ज्यादा अच्छे रहेंगे, ज्यादा बच्चे पढ़ा पाएंगे मिलकर। दे आर नॉर्मल टू अ कंडक्टिव सरफेस, डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। मतलब ये बहुत बड़ी बात मैंने कही है, इसको आप ध्यान दें। अगर मैं इस गोले की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इसको तो मैंने एक्सटर्नल फील्ड में रखा था, अगर मैं इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की बात करूंगा, तो अगर मेरे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड, एक गोला है, ये देखिए, इसको हमने चार्ज दे दिया। चार्ज को पीले से लेंगे, ग्रीन से लेंगे, हमने प्रॉमिस किया था। ये एक लोहे का गोला है, कॉपर का गोला है, इसको हमने चार्ज कर दिया। तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे निकलेंगी, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सरफेस, ऐसे निकलेंगी। परपेंडिकुलर, जहां भी आप देखोगे परपेंडिकुलर होंगी, इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन परपेंडिकुलर सरफेस से निकलेगी हमेशा, पर अंदर नहीं होंगी। हाँ, आप अगर सोचोगे तो अंदर अगर आप मिलाओगे तो सेंटर पर मिलेंगी जाकर वो, मतलब आपको ऐसा फील होगा कि वो अंदर सेंटर पर जाकर मिल रही है, ऐसे एक जगह मिलेंगी। साइकिल के पहिए के स्पोक होते हैं ना, इस तरह मिल जाएंगी एक जगह पर सरफेस पर परपेंडिकुलर रहेंगी। डायग्राम में ये जैसे थोड़ी गलती होगी, इसको छोड़ देना, ये ले लेना यहाँ पर। और जो पॉजिटिव चार्ज होता है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर को निकलती है, और जो निगेटिव होता है उसके अंदर को आती है। अच्छा, इसको याद कैसे रखोगे, मैं आपको एक निगेटिव चार्ज बनाकर दिखाता हूँ। एक निगेटिव चार्ज है हमारे पास, और ये हमने लिया, ये निगेटिव चार्ज पार्टिकल, ठीक है, इसको हमने निगेटिव चार्ज दे रखा है। तो निगेटिव चार्ज को हम कौन से कलर से लें, रेड कलर से लेते हैं। चलो ये देखो, इस चार्ज को हमने, इस गोले को हमने निगेटिव चार्ज दे रखा है। अब क्या होगा पता है आपको, क्या होगा बताना। अब क्या होगा, इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेंगी नहीं,
बल्कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसमें से जो दिखेंगी आपको ऐसा लगेगा बाहर से आ रही है, ऐसे परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ऐसे बाहर से आएंगे ऐसे। और याद रखने का तरीका बताऊंगा जबरदस्त तरीके से, शॉर्ट ट्रिक, कि आपको कैसे याद रहेगा कि नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर से अंदर की तरफ आती है, और इनको मिलाओगे तो सारी एक जगह मिल जाएंगी सेंटर पर जाकर। लेकिन ये इमेजिनरी होगा, ऐसा होता नहीं है, ध्यान रखना, ये सब इमेजिनरी है। याद कैसे रखोगे कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर को निकलती है, जो नेगेटिव चार्ज होता है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर से अंदर आती है। इसको ऐसे याद रखना, राम नाम जपना पराया माल अपना, राम नाम जपना और भाई पराया माल अपना, पराया माल अपना, ये आपने सुना होगा, राम नाम जपना पराया माल अपना। तो यार ऐसा कौन करेगा? दूसरों का माल कौन हड़पना चाहता है, पॉजिटिव इंसान या नेगेटिव इंसान? ऐसे इंसान को आप क्या कहोगे जो दूसरे का माल हड़प रहा हो? नेगेटिव कहोगे। तो बस ये देख लो नेगेटिव चार्ज को, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर से अंदर आ रही है, मतलब इसको माल समझ लो आप, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को पैसा माल समझ लो। जो दूसरे का पैसा लूटता है, लाओ दो दे दो, उसको हम क्या कहेंगे? नेगेटिव। तो समझ जाना, जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर निकलती है, ये आप नोट कर लीजिए अच्छी तरह से, ये देखो, क्योंकि इस पर क्वेश्चन आता है हर बार। और जो निगेटिव चार्ज होता है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर से अंदर की तरफ आती है और सरफेस के परपेंडिकुलर रहती है हमेशा। ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो। तो जो पॉजिटिव इंसान होगा वो डोनेट करेगा, ले लो, बाहर जा रहा है, और जो नेगेटिव इंसान होगा वो दूसरों का माल छीनेगा। ये देखो, ठीक है, क्लियर हुआ सबको? अगर एक साथ एक पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज रख दिए जाएं तो क्या होगा? पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज इंटरेक्शन, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज कॉम्बिनेशन। अगर एक साथ एक जगह पर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज रखा जाए, इक्वल मैग्नीट्यूड, दोनों के ऊपर क्यू चार्ज है, एक पर प्लस चार्ज है, एक पर माइनस चार्ज है। हम पॉजिटिव चार्ज को दिखाएंगे व्हाइट कलर से, सत्य मतलब व्हाइट। ये पॉजिटिव चार्ज है, पप्पू पॉजिटिव, इसका नाम क्या है? पप्पू पॉजिटिव। और एक चार्ज है नेगेटिव, इसको दिखाएंगे हम ब्लैक, तो दिखा नहीं सकते क्योंकि आप ब्लैक रेड से दिखा देते हैं। चलो, ये नेगेटिव चार्ज है, लेकिन दोनों बराबर टक्कर के हैं, ये भगवान, ये शैतान। और ये नेगेटिव, ये गप्पू नेगेटिव, गप्पू नेगेटिव। तो समझने की कोशिश करना क्या बता रहा हूँ, बहुत बड़ी कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ भाई साहब, ये सदियों पुरानी कॉन्सेप्ट है, आज से नहीं चल रही है। अगर इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेंगी तो कैसे निकलेंगी वो समझने वाली बात है। असल में पॉजिटिव से निकलेंगी इसकी एनर्जी, यहाँ से तो परपेंडिकुलर चली जाएंगी, इधर को 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 भी जाने की कोशिश करेगी। लेकिन ये जो निकलेंगी ये खींच लेगा इनकी लाइन में, पॉजिटिव चार्ज की लाइन को कौन खींच लेगा? नेगेटिव चार्ज। और यहाँ से भी जो लाइन निकलेंगी वो इस तरह चली जाएंगी ऐसे, ये देखो। यानी कि अगर कोई अच्छा इंसान बुरे इंसान के कॉन्टैक्ट में आ जाए तो बुरा इंसान अच्छे इंसान की शक्ति को खींच लेता है। इवन ये भी आगे जाकर मुड़ेंगी इसकी तरफ, ये भी आगे जाकर मुड़ेंगी, और ये जो इस पे लाइन आएंगी ये भी वहीं से आएंगी, देखो ये आ रही है। तो आप हमेशा नेगेटिव लोगों से दूर रहिए। फिजिक्स आपको ये बात सिखाती है कि वी शुड बी फार फ्रॉम नेगेटिव पीपल इन डेली लाइफ, बिकॉज जो नेगेटिव लोग होते हैं, गप्पू नेगेटिव, ये देखो, ये गप्पू नेगेटिव था और ये नेगेटिव था, तो इसने क्या करा? पॉजिटिव इंसान पप्पू पॉजिटिव की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को खींच लिया अपनी तरफ, ये देखिए ध्यान से। तो हमेशा क्या करना है? हमें हमेशा पॉजिटिव लोगों की तरह रहना है, उनके साथ रहना है। अगर आप पॉजिटिव हो तो आपको पॉजिटिव के साथ रहना, नहीं तो नेगेटिव लोग, गप्पू नेगेटिव लोग जैसे लोग, हा 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 हा, इसने इसकी लाइन खींच ली। आपने सुना होगा रामायण की उसमें कहानी में कि जो बाली था, सुग्रीव का भाई बड़ा, वो जिससे भी लड़ाई करता था, अगर उसने किसी को हक कर लिया तो उसकी आधी शक्ति उसके अंदर आ जाती थी। तो जो नेगेटिव लोग होते हैं वो भी ऐसे होते हैं, वो आपकी एनर्जी को सक कर लेते हैं। तो हमेशा नेगेटिव लोगों से दूर रहिए। और पॉजिटिव नेगेटिव इंटरेक्शन मैंने आपको समझा दिया है। गॉस लॉ क्या होता है? नेक्स्ट टॉपिक है गॉस लॉ। गॉस लॉ इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने का एक लॉ है, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स गॉस लॉ से पहले हमें पढ़ना चाहिए। तो मैं आपको पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताता हूँ। अगर आप में से किसी को इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन पता हो तो प्लीज आप कमेंट करिएगा। अगर मान लो मेरे पास एक क्लोज सरफेस एरिया है, दिस इज द क्लोज सरफेस एरिया, इसमें से मान लो कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही है, ये देखिए, इसके अंदर जा रही है, बाहर निकल रही है, ये अंदर घुस रही है, बाहर निकल, जैसे पितामह भीष्म के शरीर को अर्जुन के बाणों ने क्या कर दिया था? छिन्न भिन्न कर दिया था। और ये एरिया बहुत छोटे एरिया से मिलकर बना हुआ है, और एक छोटे एरिया की जो स्ट्रेंथ है वो कितनी है? डीएस। एक छोटा एरिया कितना है? डीएस है। तो यार इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लक्स, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की स्ट्रेंथ कितनी है? इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ है ई।
तो जो फ्लक्स होता है, फ्लक्स को डेफिनेशन होती है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ क्लोज सरफेस एरिया नॉर्मली। ये डेफिनेशन बहुत एग्जाम में पूछी जाती है इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, तो ध्यान रखिए, इसमें गलती बहुत होती है। आपको नॉर्मली वर्ड बच्चे भूल जाते हैं, तो आपको बोलना है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ क्लोज सरफेस एरिया नॉर्मली। क्लोज सरफेस एरिया से नॉर्मली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जितनी पास होती हैं उसी को हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। और इसका सिंबल होता है भाई, इसको सिंबल जो होता है इसको रिप्रेजेंट करने का फाई होता है और फॉर्मूला होता है ई डॉट ए। अब देखो डेफिनेशन कुछ और बोलते हैं और यहाँ पर फॉर्मूला कुछ और आ रहा है, देख लो आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स में, ये दिक्कत है। डेफिनेशन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू ए क्लोज सरफेस एरिया परपेंडिकुलरली नॉर्मली, और फॉर्मूला ये है। अच्छा, दो वेक्टर हैं, वेक्टर प्रोडक्ट आपको पता होगी, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा ई ए कोस थीटा। मेरा यहाँ पर एक क्वेश्चन है आपसे, जिसको पता हो बता देना, कि अगर यार आप एक बार तो डेफिनेशन में कह रहे हो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ क्लोज सरफेस एरिया नॉर्मली, और फिर आप यहाँ पर थीटा ले रहे हो, अगर मैं यहाँ थीटा 0 कर देता हूँ, 90 कर देता हूँ, तो कोस 90 की वैल्यू कितनी होती है, कोस 90 की वैल्यू होती है 0, तो फ्लक्स तो फिर 0 हो जाएगा। तो ये पंगा क्या है, कौन इसको एक्सप्लेन कर सकता है पूरी क्लास में? जो भी इस वीडियो को देख रहे हो, चाहे कोई स्टूडेंट हो, टीचर हो, वो प्लीज कमेंट करके बताना, मैं उस कमेंट का स्पेशली रिप्लाई करूंगा, उस बच्चे को मैं एक प्राइज भी दूंगा, कॉल करूंगा। आप मुझे बताना कि ये नोट्स आपको मैं दे दूंगा, तो ये तो डो नोट से डो नोट से, तो आप मुझे बताना कि क्या भाई इसमें फंडा क्या है, क्यों ऐसा लिया है हमने। क्वाइटली मूव नोटिफिकेशन टू एक्शन, टर्न ऑफ नाउ, ठीक है। तो फाई को अगर हम 0 आना ही है, आप डेफिनेशन में कह रहे हो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ क्लोज सरफेस एरिया परपेंडिकुलरली, और थीटा को अगर मैं 90 लेता हूं तो फ्लक्स 0 हो जाता है, तो फिर तो पूरी कहानी खराब हो गई। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है वो मैं आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब हम बात करते हैं व्हाट इज क्या गॉस थ्योरम या गॉस लॉ। गॉस लॉ मैग्नेटिज्म में भी है, फिलहाल हम इलेक्ट्रोस्टैटिक का गॉस लॉ पढ़ रहे हैं, इसको कुछ लोग थ्योरम भी कहते हैं। व्हाट इज गॉस थ्योरम? असल में गॉस जो थे बहुत इंटेलिजेंट व्यक्ति थे, उन्होंने फ्लक्स निकालने का एक नया जुगाड़ बताया हमें। अभी मैंने आपको क्या बताया कि अगर आपको फ्लक्स निकालना हो तो आपके पास एक ही तरीका है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने का एक ही तरीका है आपके पास। क्या है वो तरीका? इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने का तरीका है फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए, ठीक है, यानी कि ई ए कोस थीटा। तो भाई अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो तो आपको 3 चीज चाहिए, क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, एरिया चाहिए और थीटा चाहिए। पर अगर ये तीनों चीज ना हो और फिर भी फ्लक्स निकालना हो, उसकी हेल्प हमारी करते हैं हमारे महान साइंटिस्ट गॉस द बॉस। ये क्या कहते हैं कि जो फ्लक्स होता है वो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स होता है, ये फ्लक्स। व्हाट इज गॉस थ्योरम? अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, जैसे कि यहां लिखा था मैंने, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद द क्लोज सरफेस एंड Q इज द नेट चार्ज प्रेजेंट इनसाइड द क्लोज सरफेस अगर हो, तो अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम द इलेक्ट्रिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद द क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस। मतलब क्या है? मतलब समझाइए सर। ये क्लोज सरफेस है यार, इस सरफेस को हमने Q चार्ज दे रखा है, ठीक है, और हमें इसका फ्लक्स निकालना है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड पता, कुछ नहीं पता हमें क्या दे रखा है, बस हमें इस सरफेस का चार्ज पता है कि सरफेस पर चार्ज कितना है, और हमें क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है, इस सरफेस से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स कनेक्टेड है। तो बस आपको कुछ नहीं करना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा वो 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स होगा ऑफ द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस। और इसका डेरिवेशन भी करना बहुत ईजी है, मैं आपको इसका डेरिवेशन कैसे बताऊंगा कि जो E डॉट ds होता है, पूरी थ्योरम ये होती है, द एरिया इंटीग्रल ऑफ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद अ क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस। अब इसका डेरिवेशन कैसे करेंगे, गॉस थ्योरम का डेरिवेशन कैसे करेंगे, वो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले आप क्या करोगे, राइट हैंड साइड ले लोगे। राइट हैंड साइड क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट ds, ठीक है। इसके बाद आप कुछ नहीं करना, E की वैल्यू रख दीजिए, अभी करवाया था 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर ds। जो कांस्टेंट नंबर होते हैं उनका इंटीग्रेशन नहीं हो पाता, तो उनको बाहर ले लेंगे हम। तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर आ जाएगा, और इंटीग्रेशन किसका होगा? Q बाहर आ जाएगा, Q और 1 अपॉन R स्क्वायर भी बाहर आ जाएगा, R स्क्वायर यहाँ लिख ले, क्या बचा अंदर? ds बचा खाली। तो भाई जो कांस्टेंट चीजें हैं उनको अलग लिख लेते हैं, तो हमारे पास क्या बचा? Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर, और इंटीग्रेशन किसका होगा? ds का। अब आप ही बताइए, अगर एक सरफेस है, ये सरफेस, इस सरफेस का टोटल एरिया में नहीं पता, लेकिन ये सरफेस बहुत छोटे छोटे सरफेस एरिया से मिलकर बनी है, और एक सरफेस एरिया कितना है? ds। तो अगर मैं ds प्लस ds प्लस ds कर दूंगा तो क्या आएगा? पूरा s।
और अगर ये क्लोज सरफेस एरिया स्फेरिकल है और उसकी रेडियस r है तो s की वैल्यू क्या होगी 4 पाई r स्क्वायर। सबको पता है किसी भी सरफेस की जो स्फेरिकल होती है उसका सरफेस एरिया कितना होता है 4 पाई r स्क्वायर। तो दोस्तों q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर और ds की वैल्यू क्या आएगी 4 पाई r स्क्वायर। 4 पाई r स्क्वायर से 4 पाई r स्क्वायर कैंसिल, क्या बचा q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इस तरह से हमने इस चैप्टर का आज का पूरा कोर्स कर लिया। आज मैंने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ाया, कूलम्ब्स लॉ पढ़ाया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में बताया, आज आपको मैंने इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताया, आज आपको मैंने इलेक्ट्रिक गॉस लॉ बता दिया है, आज मैंने आपको एक न्यूमेरिकल भी करवाया है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम डाइपोल, उसकी प्रॉपर्टी, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ये सब पढ़ेंगे और इसको नेक्स्ट लेक्चर में ख़त्म कर देंगे। और थर्ड क्लास में इसके न्यूमेरिकल हम करवाएंगे आपको लाइव सेशन में। थर्ड क्लास में जो रिकॉर्डेड आएगी उसमें कैपेसिटेंस शुरू कर देंगे और फोर्थ क्लास जो लाइव होगी उसमें हम इसके न्यूमेरिकल करवाएंगे। समझ में आया? उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। हर हफ्ते आपको 3 लेक्चर मिलेंगे रिकॉर्डेड, एक लाइव। अब अगले रिकॉर्डेड में इस चैप्टर को थ्योरी खत्म कर देंगे, ठीक है, और नेक्स्ट रिकॉर्डेड में कैपेसिटर शुरू कर देंगे। और भाई उससे अगले जो लाइव सेशन होगा उसमें इस चैप्टर के न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे। उसको आप जरूर छोड़ना मत, बिल्कुल उसको अटेंड करना, क्योंकि इसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करवाएंगे और आपको अच्छा लगेगा। तो थैंक यू वेरी मच कामयाब बैच में आने के लिए, और आप सबको नमस्कार, और अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करिए। थैंक यू।